नमस्कार। स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाले सामान्य विज्ञान को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखो हम सबसे पहले अपनी बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के पढ़ने के क्रम में ही आज आपका लेक्चर नंबर आपका 2 होगा। इसी लेक्चर नंबर 2 के तहत देखेंगे हम जैव विकास कि जैव विकास की घटना किस प्रकार से घटित हुई। पृथ्वी पर जो जीवों का जन्म हुआ या जो पादपों का जन्म हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, या फिर ये कह लो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो देखो जीवन की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में अनेक मत हैं। जैसे आप देखते हैं कि लैमार्क साहब आएंगे, लैमार्क अपना नियम देंगे आकर यहाँ पर। उसी प्रकार से देखेंगे डार्विन आएंगे, डार्विन अपना अपने नियम बताएंगे। फिर आएंगे आपके ह्यूगो डी ब्रिज आएंगे तो वहां पे वो भी आपका एक अपना नियम अलग से देंगे। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो एक रूसी वैज्ञानिक आते हैं। ये रूसी वैज्ञानिक, उनका नाम था आई थिंक ए आई ओपेरिन। ए आई ओपेरिन ये भी अलग से सिद्धांत देंगे। ए आई ओपेरिन कहते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में हुई थी, ये कहते हैं। और इसी को लेकर ये विभिन्न अपने मत यहाँ पर देने का ये प्रयास करेंगे। और अलग अलग हम यहाँ पर देखो तीन चारों के मत देखेंगे। एक तो देखेंगे ए आई ओपेरिन का मत, फिर देखेंगे लेमार्क का मत क्या कहता है, लेमार्क के बाद में देखेंगे डार्विन का मत क्या कहता है, और डार्विन के मत के बाद में देखेंगे ह्यूगो डी ब्रिज का मत क्या कहता है। तो चार वैज्ञानिकों के तो आपको मत पढ़ने हैं इसमें, और यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनको भी हम सभी को यहाँ पर देखेंगे। अब देखो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यदि कहीं बायो पूछी जाती है तो बायो के लिए, या फिर ये कह लो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बायो से सवाल बनाना बड़ा ही आसान सा रहता है, ऐसा मान लो। क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी वजह से जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, बाकी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे अपने जैव विकास से कि जैव विकास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और उसके बाद में हम इसमें इसे आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ये कहता है कि पहले कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखो ये अनुमान लगाया जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। और पहले हुई और कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, कालांतर का मतलब आगे चलकर। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थीं। जैसे कौन कौन सी थी, यदि बात की जाए तो जिसमें आपकी रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सबसे आधुनिक उत्पत्ति किसे माना गया है, सबसे आधुनिक उत्पत्ति माना गया है रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे आधुनिक मानी जाती है। और इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना जो है वो रूसी एक जीव रसायन शास्त्री हैं ए आई ओपेरिन साहब। तो इनको जरूर ध्यान रखना कि रासायनिक उद्विकास की आधुनिक परिकल्पना किसने दी थी, तो ए आई ओपेरिन ने दी थी। और इन्होंने भौतिकवाद या यथा या पदार्थवाद का नाम से अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक थी इनकी जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में ही अपने लेख इन्होंने इसमें लिखे थे। और इसके साथ साथ प्रमुख इन्होंने नियम दिए। ये कहते हैं कि इनका जो पहला नियम कहता है कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में नी न्यूक्लियोप्रोटीन्स या ये कह लो कि वायरस, एक तरीके का वायरस था वो, कणों के रूप में हुई थी जो परपोषी था और एक अवायवीय था। कहने का मतलब जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो वो किससे हुई थी, वो परपोषी और अवायवीय से हुई थी। और 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त प्राकेरियाटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। अर्थात प्राकेरियाटिक का मतलब क्या होता है, प्राकेरियाटिक का मतलब होता है पूर्व की कोशिकाएं, पहले की। देखो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो प्राकेरियाटिक होती हैं, एक होती है यूकेरियाटिक। यूकेरियोटिक में केंद्रक होता है और हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती। तो अलग अलग यहाँ पर ये मत दिखाएंगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जन्म हुआ यहाँ पर, और जिनमें पहले परपोषण और बाद में क्या हुआ, स्वपोषण हुआ। उसके बाद में देखो फिर तीसरा इन्होंने नियम दिया कि स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नील हरे शैवाल थे। अर्थात कहने का मतलब
जो स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी का मतलब जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, कहने का मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। तो स्वयंपोषी किनको माना गया? नीले हरे शैवालों को माना गया। नील हरे शैवाल कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि पानी जमा हुआ होता है तो वहां पर काई सी हो जाती है, फिसलन सी हो जाती है हरी हरी, उसी को ही हम काई कहते हैं। तो काई को ही हम क्या कहते हैं? नील हरी शैवाल कहते हैं। और लगभग चौथा नियम कहता है इनका कि 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत सारे जीव बने हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान जीव जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से ही हुई है। नेक्स्ट, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य था। कहने का मतलब यह है कि जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं, ये मान लो। ऑक्सीजन नगण्य था तो फिर क्या था वायुमंडल में? देखो, वायुमंडल में था उस समय मीथेन, इसे CH4 बोलते हैं, अमोनिया NH3, कार्बन था या कार्बन डाइऑक्साइड थी CO2 थी। इस तरह की गैसें वायुमंडल में उपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत इन्होंने इन्हीं से ही संबंधित है। किससे? AI ओपेरिन साहब से ये संबंधित था। उसके बाद देखो, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना अर्थात परिवर्तन के साथ अवतरण, ये दिया गया। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से कृमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास की यदि आप डेफिनेशन याद रखना चाहें तो 3 शब्दों में याद रख सकते हैं: परिवर्तन के साथ अवतरण। यदि परिवर्तन के साथ अवतरण याद रखेंगे, परिवर्तन के साथ अवतरण का मतलब होता है जो निम्न कोटि के सरल जीव थे, मतलब जो छोटी कोटि के जीव थे, उन्होंने कुछ समय बाद एक क्रम के रूप में परिवर्तन किया और परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन करते करते वो विकसित और जटिल होते चले गए। और इसी विकसित और जटिल होने की उत्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास नाम दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक और आए, जैसे लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डुबेरिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। जैसे लेमार्क का है। तो देखो, लेमार्क कौन थे? लेमार्क जो थे ये एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। और इन्होंने लेमार्क, या ये कह लो इनका जो पूरा नाम था वो जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क था। और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1809 में। किस पुस्तक में? फिलोसॉफी जूलॉजिक में। तो ध्यान रखना है कि इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो लेमार्कवाद के सिद्धांत को किस में दिया गया? किस पुस्तक में दिया गया? तो फिलोसॉफी जूलॉजिक में। या ये कह ले कि लेमार्क ने जो पुस्तक लिखी थी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, वो कौन सी थी? तो फिलोसॉफी जूलॉजिक थी। कब छपी? 1809। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद भी कहते हैं। अब इन्होंने देखो क्या क्या तर्क दिए थे इसमें, वो भी देख लेते हैं। जैसे मूल धारणाओं पर आधारित था, जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति कैसे? जैसे आपने देखा होगा एक तरीके से जो जिराफ वगैरह होते हैं उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उन्हीं की प्रवृत्ति को लेकर ये उन्हीं का ही एग्जाम्पल देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बड़े होने की प्रवृत्ति थी। वातावरण के साथ उनका सीधा संबंध था या सीधा प्रभाव पड़ता था उनका। तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंगों को, किसी अंग को कोई ज्यादा प्रयोग करता है तो वो ज्यादा विकसित हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति या कोई जंतु या कोई जीव अपने अंग का कम उपयोग करता है तो वो क्या होता है? अविकसित हो जाता है। जैसे इनका मानना है कि पहले सांपों में टांगे होती थी, लेकिन जब सांपों ने अपनी टांगों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो ये क्या हो गई? अविकसित होने गई, बिल्कुल खत्म ही हो गई। उसी प्रकार जैसे जिराफ की बात करें, जिराफ पहले जो पेड़ होते थे वो काफी ऊंचे होते थे, लेकिन इसी प्रकार जब जिराफों को क्या करना पड़ा? उनकी पत्तियां खाने के लिए अपनी नारों को क्या करना पड़ा? नार को लंबा करना पड़ा और भी। तो उसी वजह से कहते हैं कि यदि उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, उसी उसी के अनुरूप ढालने का यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया था। ऐसे ही चौथा इनका पॉइंट कहता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मतलब जो लक्षण होते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में लक्षण पहुंचते हैं तो वही कहते हैं कि उपार्जित लक्षणों की इनकी वंशागति थी। और लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि जो लैमार्क का सिद्धांत है लैमार्कवाद, इस लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं विकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जैसे जिराफ, इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सांपों की टांगों का अभाव होना। कहने का मतलब जिराफ ने अपने, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो जरा इसका, इस तरह से देखो, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिराफ, देखो ये काफी लंबी गर्दन वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे
वृक्षों के आकार भी छोटे हुए तो इन्हें खाने के लिए आराम से उनकी पत्तियां मिल गई, तो इनकी क्या है, नार भी आपकी इनकी फिर से छोटी होने लगी। तो वही यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लैमार्क वाद के अनुसार अंगों के उपयोग और अनुपयोग का क्या प्रभाव पड़ता था। जैसे देखो, ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दनों का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि घास की उपलब्धता हुई तो अगली टांगे व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि कुछ जिराफ ऐसे थे जो लंबी गर्दन वाले थे, कुछ जिराफ ऐसे थे जो छोटी गर्दन वाले थे। जिन्हें घास आसानी से मिल जाती थी खाने के लिए, उनकी जो गर्दन थी वो छोटी रही, और जिन्हें घास आसानी से नहीं मिलती थी उन्हें अपनी गर्दन उचकाना पड़ता था खाने के लिए, उनकी गर्दन जो थी वो कैसी हो गई, वो लंबी हो गई। इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है आपका डार्विनवाद का। तो डार्विनवाद जो है, अर्थात किसने दिया था डार्विनवाद का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन थे, इंग्लैंड के जैव विकासविद थे ये। और इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, अपना डार्विनवाद, या इसी डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसकी विस्तृत व्याख्या इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। कब, 1859 में। कैसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी के जन्म से जन्म के वर्ष से 10 साल पहले लिखी गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, तो 10 साल पहले लिखी गई थी। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसने दी थी, पुस्तक किसने दी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अब इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, देखो, जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। कहने का मतलब, जीव जो है अपने वंश को चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात ओवर प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये प्रचुर मात्रा में अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं जीव। दूसरा कहता है, दूसरा नियम कहता है इनका कि जीवन संघर्ष, अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन है। कहने का मतलब ये है कि जीवन जो है वो संघर्ष भरा है। तीसरा नियम कहता है इनका विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, अर्थात कहने का मतलब वेरिएशंस एंड देयर हेरिटेज। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वंश में विभिन्नताएं आती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर थोड़ी बहुत विभिन्नताएं आती जरूर हैं, ये कहते हैं। फिर कहते हैं योग्यतम उत्तम जीविता का सिद्धांत, अर्थात इसी को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। कहने का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहने का मतलब यह है, योग्यतम उत्तर जीविता का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो योग्य होगा वो ही जिएगा, वरना तो क्या होगा, एक दूसरे का व्यक्ति क्या बनेगा, या एक दूसरे का जंतु क्या बनेगा, शिकार होता चला जाएगा। जैसे आप देखते ही हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या है, खाद्य श्रृंखला भी तो इसी आधार पर है। अब आगे देखो, फिर उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री थे, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ये ध्यान रखना है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, हॉलैंड के थे पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने अपना पहला प्रयोग सांध्य प्रिमरोज, अर्थात आइनोथेरा लेमिकाना पर किया था, या नामक पौधे पर इन्होंने किया था। और इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक बार में ही स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। और जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इसी वजह से ही तो क्या कहता है, इसी वजह से ही तो ह्यूगो डी ब्रिज के सिद्धांत को हम उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो, ये तो तीन चार चार महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एक होता है देखो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कौन है ये, जोरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। ये ध्यान रखना है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, जोरासिक युग। आपने जोरासिक पार्क फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की, नहीं देखी तो देखना, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का है होता है और क्या है आर्कियोप्टेरिक्स। जिसके जीवाश्म लगभग कब मिले हैं, 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दौड़ भी सकता है और ये उड़ भी सकता है। तो इसका मतलब क्या है, संयोजक के बीच की कड़ी था। इसका मतलब यह है जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपाद की उंगलियां पर पंजे होते हैं। ले इसके साथ साथ ये पक्षी भी था। पक्षी कैसे था, क्योंकि इसके अग्रपाद जो थे, अग्रपाद का मतलब जो आगे के पैर थे, वो पंखों में परिवर्तित हो गए थे, अर्थात उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो गए थे। तो ये ध्यान रखना है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, पूछ ले कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। एक होता है युगलीना। तो युगलीना क्या है, युगलीना को पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है, ये ध्यान रखना। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी जुगलीना। ऐसे ही नियोपाइलिना, नियोपाइलिना क्या है, एनालिडा और मोलास्क के बीच की कड़ी होती है।
ये ध्यान रखना है। ये तो कोई ये फैक्ट है, कोई इनमें खासा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, जो चारों वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये आपको रटना ही पड़ेगा। ये आपके फैक्ट हैं एक तरीके से देखा है तो। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया का निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एक्टिडिना आता है, बत्तख चौंची प्लेटिपस आता है, और ये सरीसृप और स्तनियों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। अर्थात सरीसृप और स्तनियों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? प्रोटोथीरिया को माना जाता है। नेक्स्ट, अब देखो डायनासोर। डायनासोर कौन है? विशाल काय सरीसृप थे। ये ध्यान रखना, सरीसृप क्या? सरीसृप, या ये पूछ सकता है कि डायनासोर हैं उभयचर सरीसृप क्या है? तो डायनासोर क्या है? सरीसृप, जो कि मध्यजीवी मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को तीन कल्पों में, ऐसे ट्राइसिक कल्प, जोरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा जाता है। मैमथ, मैमथ कौन है? हाथी के पूर्वज। अर्थात कहने के लिए मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, ये नहीं दिखाई देती, यह हाथी के पूर्वज थे। एक है क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन क्या है? मनुष्य का पूर्वज। मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर, अर्थात कहने के मतलब 6 फीट लंबा, और कपाल गुहा जो थी वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। ये इनकी कुछ कंडीशन बनी। तो देखो आगे, डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तृत होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को की गई। किसने की थी? तो प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन जो थी वो नेचर में प्रकाशित हुई एक शोध में छपी थी। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लेस्टोसीन काल का था, और डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस एवं निएंडरस्थल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति का माना जा रहा है। ये तो हो गया आपका देखो जैव विकास। अब जैव विकास से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पर करना है। जैसे जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदि वायुमंडल में अनुपस्थित नहीं थी? मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई थी जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। मीथेन थी, अमोनिया थी, CO2 थी। जैसे प्राचीन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उपस्थित थी। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब हुआ था? देखो वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो हुआ था वो 2 करोड़ 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो आंसर इसका क्या लगेगा? डी लगेगा। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण एक कोशिकीय थे, फिर बाद में ये बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्राकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जीवाणु और नील हरे शैवाल जो हैं उनमें कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती हैं? उनमें कोशिकाएं प्राकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले ये कह ले कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, तो अभी आपका नील हरित शैवाल, अर्थात आंसर इसका ए होगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे पृथ्वी जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित था? देखो डार्विन का सिद्धांत किस पर था? ओवर प्रोडक्शन पर था, ये आपको बताया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस पर था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर था। इसका मतलब आंसर डी होगा इसका। चारों ही आपके आंसर में, तीनों ही आंसर इसके ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति जो 1859 में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित था। नेक्स्ट, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी थी? डार्विन साहब की थी, जिन्होंने 1809 में इसको लिखा था।
द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था स्वयं डार्विन ने। आंसर इसका बी होगा। डार्विन का मत था कि प्राकृतिक कृमिक परिवर्तनों द्वारा अपना विकास करती हैं। विकासवाद कहलाने वाली यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट, जीव विकास या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? वो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क साहब ने। तो जैव विकास से संबंधित सर्वप्रथम जो मत था वो किसका था? वो लेमार्क साहब का था। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया था, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजी में छपा था। इसे लेमार्क सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको बताया गया कि ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया गया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उत्परवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ए का चार्ट देख लो। तो ए का चार्ट देखो दोनों में है, तो आगे बढ़ो। विकासवाद का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? तो विकास का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो दी थी वो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल और टैटम ने दी थी। उस प्रकार आपका आंसर अब कितना बनेगा? बी बन जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का आप 2 लगा लो। तो आपका इस प्रकार जो ऑपरेशन अवधारणा वो जैकब और मोनोड ने दी थी। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दी थी। और ऑपरेशन अवधारणा जैकब मोरेट ने दी थी। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णवाद। आंसर इसका डी होगा। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्णवाद है, क्योंकि यही विभेद एवं अन्य हासिल हुए जीनों को अगली पीढ़ियों में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में आगे का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो स्पष्ट किसने दिया था? देखो, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने पर। यदि आप अंगों का उपयोग करेंगे तो वो विकसित रहेंगे, और यदि आप अंगों का उपयोग नहीं करोगे तो वो अविकसित हो जाएंगे। ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि पीछे हमने इसको पढ़ा भी है। किसके सिद्धांत में? डार्विन के सिद्धांत में। डार्विन ने इसी बात को तो समझाने का प्रयास किया था। अब देखो, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। पीछे के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। चलो मैं ही बता देता हूँ। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों को कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग वाले प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और विकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर में अंग हैं, अवशेषी अंग हैं। और लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों के में टांगों के अभाव को बताया था। नेक्स्ट, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह विलुप्त हो गई है? तो कौन विलुप्त हो गया? चीता। चीता यहाँ से विलुप्त हो गया। अभी आपने देखा होगा कि हमने चीता बाहर से भी मंगवाया है। जरा किस देश से मंगवाया है चीता? जो 8 चीते आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरा इसका आंसर देना आप, कि आप करंट से कितना रिलेट करते हैं चीजों को। देखो, चीता एक अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन थे? क्रो मैग्नन मनुष्य थे। बी आंसर होगा इसका। क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर या 6 फुट लंबा था, तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट, डेनिस ओवन
कभी कभी समाचार माध्यमों में संदर्भ में आता है, किसके रूप में आता है? देखो, ये एक आदि मानव जाति है, अर्थात आदि मानव स्पेसीज के बारे में आता है। ये बी आंसर होगा इसका। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी, तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लेइस्टोसिन काल अर्थात 1.6 लाख वर्ष पहले का है। डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरस्थल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। पीछे मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला तथ्य इसी के बारे में बताया था आपको। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों में मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास का सिद्धांत यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी था? अभी पीछे बताया था कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है, भी आंसर होगा। मेमथ मेमथ किसके पूर्वज थे? तो हाथी के पूर्वज थे मेमथ। मेमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, तो डायनासोर किससे संबंधित? देखो, डायनासोर जो थे वो मेसेजोइक सरीसृप थे। आंसर आपका डी होगा। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प और जोरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों से जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने डायनासोर सहित लगभग 76% जातियां विलुप्त हो चुकी थी। डायनासोर रहे तो डायनासोर किस काल के थे? तो डायनासोर थे मेसोजोइक युग के, सरीसृप थे ये। सी आंसर होगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? देखो, सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे सैलामेंडर, फिर आया अजगर और फिर आया कंगारू। तो आंसर आपका सी होगा इस पे। तो दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये तो हो जाता है आपका जी जैव विकास। जैव विकास से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया, और जितने भी ये क्वेश्चन थे आपके लगभग 20 क्वेश्चन थे इसमें, और वो भी आपको कंप्लीट बताया। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाई, पॉलिटी भी पढ़ा दी है, हिंदी भी पढ़ा दी है, इनमें से तीनों में से यदि किसी के भी आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो वहां भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।